हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की सीरीज में पिछली क्लास में हमने वर्क को देखा था, जिसमें हमने वर्क के कुछ प्रकार जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क को देखा था। आज की क्लास हमारी आधारित है शक्ति पर, अर्थात पावर। शक्ति क्या होती है? तो साइंस की भाषा में शक्ति अर्थात कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है। अब जैसे दर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये है कि बटे में क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। इसलिए शक्ति को हम एक फॉर्मूले में जमाएंगे और शक्ति का फॉर्मूला निकल के आएगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर कार्य करने की जो दर है, दर मतलब समय, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और शक्ति का मात्रक होता है, अब जैसे वर्क है, वर्क का मात्रक हम लेते हैं जूल और समय का मात्रक हम लेते हैं सेकेंड। इस प्रकार जो शक्ति है उसका मात्रक हो जाता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोल देते हैं। इस प्रकार शक्ति का जो ऐसा यूनिट हो गया वो क्या हो गया? वाट हो गया, ठीक है। इसी को हम वर्क के फॉर्म में न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है, ठीक है। इसलिए इसकी दूसरी यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार शक्ति को हम एक परिभाषा के साथ साथ इसके एक फॉर्मूले में भी जमा सकते हैं, ठीक है। अर्थात कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है और कार्य बटे समय वही क्या हो जाता है? शक्ति हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाती है वाट। अब जैसे किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे मानते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा 500 जूल का कार्य 500 जूल का कार्य 25 सेकेंड में किया गया, तो लगाई गई शक्ति बताइए। तो लगाई गई शक्ति बराबर हो जाएगी 500 जूल बटे 25 सेकेंड, क्योंकि ये 500 जूल क्या है? कार्य है तो है, और कार्य बटे यहाँ पर समय 25 सेकेंड, ठीक है। तो कार्य बटे समय बराबर कट के कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 वाट। इस प्रकार यहाँ पर 500 जूल का कार्य करने में 20 वाट की शक्ति लगेगी, ठीक है। अर्थात यदि हम 1 वाट की परिभाषा लिखें तो 1 वाट बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम बोल देंगे 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 जूल पर सेकेंड के कार्य को ही क्या कहा जाता है? 1 वाट कहा जाता है, ठीक है। आइए इसके कुछ फैक्ट देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मशीनों की शक्ति को क्या कहा जाता है या किस में व्यक्त किया जाता है, तो जो मशीनों की पावर होती है, जो मशीनों की शक्ति होती है, मशीनों की शक्ति को हम हॉर्स पावर में अर्थात अश्व शक्ति में डिनोट करते हैं, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर अर्थात 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये एसआई में होता है, ठीक है। वहीं अगर हम CGS की बात करें तो लगभग 735.5 वाट के लगभग होता है, जो आजकल पूछा भी नहीं जाता है। आजकल जो है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट आपसे एसआई में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाती है? ये हो जाती है हॉर्स पावर, ठीक है। तो हॉर्स पावर को ही हम इंडस्ट्रियल यूनिट भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। क्या हो जाती है? हॉर्स पावर हो जाती है। अर्थात शक्ति की औद्योगिक इकाई क्या कहलाती है? हॉर्स पावर कहलाती है, ठीक। अधिक क्षमता वाले जो जनरेटर या ट्रांसफार्मर रहते हैं इनको हम किलोवाट में व्यक्त करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है जैसे अधिक क्षमता वाले या तो जनरेटर हो, ठीक है, या ट्रांसफार्मर। जनरेटर या ट्रांसफार्मर दोनों की ही शक्तियों को व्यक्त किया जाता है किलोवाट में, किलोवाट KW, ठीक है। इसी को किलोवाट कहा जाता है, ठीक। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है।
1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। वहीं 1 मेगावाट की बात करें, वहीं 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। ठीक है। मनुष्य की शक्ति की अगर बात करें तो एक सामान्य मनुष्य की जो शक्ति होती है, सामान्य मनुष्य, ठीक है, सामान्य मनुष्य की जो शक्ति होती है वो 0.5 हार्स पावर से 0.05 हार्स पावर से लेकर के लगभग 0.1 हॉर्स पावर तक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ शक्ति के टर्म्स, उसके कुछ यूनिट और उसके कुछ अलग फैक्ट। ठीक है। आगे हम शुरू करेंगे ऊर्जा को। तो चलिए सर शुरू करते हैं ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है? तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु में कार्य करने की जितनी क्षमता होती है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? वही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसे ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है एसआई में जूल। वहीं अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, सीजीएस मात्रक कैलोरी होगा और एसआई मात्रक होगा जूल। अधिकतर हम देखेंगे कि ऊर्जा का कोई सा भी रूप हो, सभी प्रकार की ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है। ठीक है, और जो ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, वही अगर हम बात करें, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, तो पहली बात तो आपको शक्ति और ऊर्जा दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा दोनों अपने आप में एक अलग चीज़ है। जैसे शक्ति की बात करें तो शक्ति कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर है, जबकि बात करें ऊर्जा की तो जो ऊर्जा है वह कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। तो दोनों ही अपने आप में एक अलग चीज़ है कि शक्ति जो है वो कार्य करने की दर है, कि जितने समय में आप कार्य को संपन्न करेंगे वही आपकी शक्ति होगी, जबकि जितने कार्य करने की आपकी कैपेसिटी है, कैपेबल हैं आप, वही उसकी ऊर्जा होगी। ठीक है, अब कुल मिलाकर अगर इसे देखें शॉर्ट में, तो एक ऐसी वस्तु जो कार्य कर सके वह ऊर्जा है। ठीक है, तो कार्य करने यानी कि कार्य करने की क्षमता या कार्य कर सकने की क्षमता जो होती है वही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा के प्रकारों को देखेंगे। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, वहीं दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वहीं अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी तो इसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा दो प्रकार की है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, अब गति है इसका मतलब देखिए गतिज है, गतिज शब्द निकल कर आया है गति से, अर्थात किसी भी वस्तु में गति के कारण, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण, कोई सी ऐसी वस्तु जिसमें उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब जैसे इन दोनों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, कुछ इसके फॉर्मूले से संबंधित कुछ सवालों से और इसकी कुछ शर्तों से। अब जैसे हम अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, यहाँ पर m का मतलब मास है यानी कि द्रव्यमान, और v का मतलब है वेलोसिटी। ठीक है, इस प्रकार m और v का मतलब यहाँ पर मास क्रमशः और वेलोसिटी है। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा की अगर बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा
और कहा भी कि जितनी प्रकार की ऊर्जा है सभी की जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है जूल। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी यूनिट भी जूल हो जाती है। जैसे अगर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो कोई से ऐसे उदाहरण देखने हैं जिसमें गति आ रही हो, तो जैसे चलता हुआ जो वाहन है, चलता हुआ वाहन इसमें गतिज ऊर्जा होती है। वही अगर हम बात करें बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा पर आधारित कुछ सवाल, जैसे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है हमारे पास कि 5000 ग्राम की वस्तु जो 5 मीटर पर सेकंड से गतिमान है तब उसकी गतिज ऊर्जा या उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। अब या तो वह गतिज ऊर्जा डायरेक्ट बोल के रखेगा एग्जामिनर, या कहेगा कि कार्य करने की क्षमता। तो हमें ये पता है कि अगर किसी वस्तु में यहाँ पर वेलोसिटी है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वह काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, अभी हमने देखा कि हाफ mv², हाफ mv²। अब हमने यहाँ पर इसके सारे के सारे डेटा को रख दिया। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m की वैल्यू कितने देके रखी है, 5000 ग्राम। ठीक है, 5000 ग्राम, जबकि ऐसा यूनिट में हमें पता है कि ग्राम में नहीं, हम वस्तु के द्रव्यमान को किलोग्राम में डिफाइन करते हैं और उसी को हम पुट करते हैं। तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू हो जाता है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। वहीं अगर बात करें वेग, तो वेग का जो मात्रक रहेगा वो तो मीटर पर सेकेंड ही रहता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदल देना है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा ही यूनिट वेग की मीटर पर सेकेंड होती है। अब वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर v² देख रखा है, इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 5 को काटेंगे, कम कितनी बार कट जाएगा, 2.5 के बराबर कट जाएगा। ठीक है, और 25 का फिर गुणा 2.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, इतनी ऊर्जा उसकी जूल में हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा काइनेटिक एनर्जी के कुछ सवाल। आइए देखेंगे अब इसके कुछ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन मास और वेलोसिटी के संदर्भ में। जैसे यहाँ पर अगर हमारी हेडिंग डालें तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और मास का संबंध देखेंगे, और एक बार हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, दोनों का ही संबंध हम आपस में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का संबंध मास के साथ। ठीक है, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि हाफ mv² होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर संबंध किसका देखना है, केवल मास का देखना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का संबंध देखना है। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो दो चीज़ें हैं, यानी कि वेग और हाफ, 1/2 और वेग, ये दोनों ही हमारे लिए नेगलेक्ट है, इसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास संबंध मास का है तो हम यहाँ पर केवल मास को लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास। अब इक्वल टू तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक संबंध दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मास बढ़ेगा, और जितना मास बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। द्रव्यमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा द्रव्यमान के घटने से गतिज ऊर्जा भी घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कहा गया कि किसी वस्तु के मास को, चलो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु के मास को 5 गुना कर दिया गया। किसको, मास को। ठीक है, मास को कितना गुना कर दिया गया, 5 गुना कर दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि मास जितना बढ़ेगा उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मास जितना कम होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो मास कितना बढ़ा, 5 गुना। अब मास अगर 5 गुना बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितने गुना बढ़ जाएगी, तो यह 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मास अगर 5 गुना हुआ 5n, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 5n हो जाएगी। ठीक है,
वहीं अगर हम रिलेशन देखें, दूसरा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का अगर हम संबंध की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। अब हाफ का हमें काम है नहीं और अभी मास का भी काम नहीं है, क्योंकि हमें संबंध किसका देखना है, हमें संबंध केवल काइनेटिक एनर्जी और वेग का देखना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेग का संबंध देखेंगे तो हमें पता है कि वेग में तो स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और वेग का संबंध स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब जैसे किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया गया, अब 2 गुना कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इतना पता है कि काइनेटिक एनर्जी का संबंध वेग के साथ स्क्वायर फॉर्म में है और वो भी सीधा संबंध है। इसका मतलब कि वेग जब जब बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी, और जितना वेग घटेगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी में वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाली किसी वस्तु में, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, अभी हम उस डेटा पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल शर्तों को समझ रहे हैं, ठीक है। कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी वाली किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी जितना वेग को कर दिया गया है। अब वेग को तो 2 गुना कर दिया गया है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वेग को 2 गुना किया गया है, लेकिन वेग हमारे पास किस फॉर्म में है? स्क्वायर के फॉर्म में है। अब स्क्वायर के फॉर्म में इसका मतलब कि वेग को 2 गुना किया गया और उसी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी अब वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। जैसे कंडीशन देखेंगे हम, जैसे हमारे पास एक सवाल है, सवाल ये कहता है कि 20 जूल वाली गतिज ऊर्जा, 20 जूल गतिज ऊर्जा वाली किसी वस्तु का वेग 4 गुना किया गया तो अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो हमको पता है कि 4 गुना किसको कर रहे हैं, अब वेग को कर रहे हैं, और वेग तो v के स्क्वायर फॉर्म में है। इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी है? 20 जूल है। अब वर्तमान में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 16 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? यह 320 जूल हो जाएगी, क्योंकि कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। अब 16 गुना 20 का कितना हो जाएगा? तो 20 का 16 गुना 320 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट जो की पॉइंट होते हैं वो याद रखने हैं कि काइनेटिक एनर्जी का संबंध जब भी मास के साथ देके रखेगा तो मास सिंपली जितना बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी, और जितना मास कम होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा की पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ है? वेलोसिटी के साथ है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का संबंध वेलोसिटी के साथ है। अब वेलोसिटी का जो संबंध v स्क्वायर के फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी भी v स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। यहाँ पर m डिनोट कर रहा है मास को, वहीं अगर बात करें g तो g डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को,
ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम काउंट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल के लिए तो आप इसे याद रखें कि जी जो स्मॉल लेटर जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसको, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है और गुरुत्वीय त्वरण में वेग कितने से बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एच डिनोट कर रहा है किसको, हाइट को, अर्थात ऊंचाई को। और पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी प्रकार की एनर्जी है सभी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जूल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ टर्म्स। इसके कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे दबा हुआ स्प्रिंग। दबा हुआ स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है इस प्रकार से और वो अभी थोड़ा सा ऐसा संकुचित कर दिया गया है, स्ट्रेन कर दिया गया है। तो जब इस पे से हम ये जो फोर्स है इसको हटा लेंगे तब ये कुछ पीछे और आगे की ओर झटके से फिकाएगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ लोड उठाने की इसमें ताकत है। जब दबे हुए स्प्रिंग पर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाएगा, सिंपल वे में समझते हैं, ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये सतह पर है और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है इसके ऊपर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रख दिया गया तो ये नीचे दबेगा और नीचे दबेगा तो यहाँ पर संकुचन पैदा होगा। ठीक है, ये कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस वस्तु को हटा लेंगे तो स्प्रिंग ऊपर की ओर तेजी से उछलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला एग्जाम्पल होगा हमारा दबा हुआ स्प्रिंग। भाई दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बांध का पानी। बांध का पानी, अब बांध के पानी को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा डैम है, ये इस प्रकार से यहाँ पर पानी वाला डैम है और पानी वाले डैम में यहाँ से कुछ एक पाइप है और इस पाइप के ज़रिए यहाँ पर प्रेशर से वो पानी आ रहा है और यहाँ पर हमने लगा के रखा है एक टरबाइन। ठीक है, और इस टरबाइन के शाफ्ट को कनेक्ट करके रखा है जनरेटर की शाफ्ट से। ये हो गया जनरेटर की शाफ्ट। तो यहाँ पर जैसे ही डैम का पानी इस पाइप में एंट्री लेगा या इस होल में एंट्री लेगा तो स्पीड के साथ इस टरबाइन को भी घुमाना चालू कर देगा। ठीक है, और जब ये टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगा तो ये जो शाफ्ट है ये भी घूमने लग जाएगी और शाफ्ट के घूमने से यहाँ पर जो जनरेटर है ये भी घूमेगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई क्योंकि पानी में गति आया, और काइनेटिक एनर्जी बाद में किस में प्रोड्यूस हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल है छत से लटका पंखा। छत से लटका पंखा, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। चौथा हो जाएगा हाथ से पकड़ा पत्थर। जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को ऊपर हाथ से उठा कर रखा गया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। यदि वो नीचे फिकाया तो माथा फूट सकता है, इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है जो वह काम कर सकता है। ठीक है, तो हाथ में पकड़ा पत्थर, हाथ में पकड़ा पत्थर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के कुछ सवाल। जैसे एक सवाल हम लेंगे जो कि न्यूमेरिकल रहेगा। कहा गया है कि 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 50 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। 50 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, तो बताइए उसमें काम करने की क्षमता कितनी होगी। अब ऊंचाई पर रखा हुआ है और काम करने की क्षमता पूछा गया है तो ऊंचाई से हमें डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तो बात की जा रही है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है mgh। तो m मतलब द्रव्यमान, कितना दिख रखा है 2.5 kg, तो द्रव्यमान हो जाएगा 2.5 kg। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर दे के रखी तो भी कोई बात नहीं, नहीं दे के रखी है तो g बराबर आप 9.8 मानेंगे। ठीक है, और g बराबर आप 10 भी मान सकते हैं।
क्योंकि अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं, हमें उतनी एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। समझने के लिए हम g का वैल्यू 10 मान ले रहे हैं। यदि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा 9.8 तो आप 9.8 ही यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम g की वैल्यू 10 को राउंड फिगर में मान रहे हैं, ठीक है। तो m हो गया 2.5, g हो गया 10 और हाइट हो गई कितनी 50 मीटर। आइए सॉल्व करते हैं। 50 गुणा 10 500 और 500 गुणा 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 जूल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के भी कुछ न्यूमेरिकल सवालों। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और सवाल है, ठीक है। कहा गया है कि 5000 ग्राम, या इसको अभी 5000 ग्राम नहीं, इसको 50 किलोग्राम ले लेते हैं, या 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम की किसी 500 किलोग्राम की चट्टान, 500 किलोग्राम की किसी चट्टान किसी 20 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर रखी गई है। ऊंचाई की पहाड़ी पर रखी गई है। तो कार्य करने की क्षमता बताइए। तो कार्य करने की क्षमता अगर ऊंचाई है तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m की वैल्यू कितनी है 500 किलोग्राम, वहीं g की वैल्यू हो जाएगी 10 और हाइट हो जाएगी 20 मीटर। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 गुणा 10 5000, 5000 गुणा 2 अर्थात 10,000, 10,000 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 500 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, सॉरी 5000 हो जाएगा, और 5000 गुणा 20 कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा हो जाएगी 1 लाख जूल हो जाएगी, 1 लाख जूल, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे कुछ अभी पोटेंशियल एनर्जी के सवाल और कुछ गतिज ऊर्जा के सवाल। अगली क्लास में हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी, और इसी के साथ हम कुछ इनके एग्जाम्पल देखेंगे जो एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में स्थानांतरण रूपांतरण